कुतुब मीनार एक ऐसा नाम जो देश से लेकर विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। आज की इस वीडियो में हम कुतुब मीनार के उस काले इतिहास को दिखाने वाले हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं अपितु इस परिसर में बिखरे साक्ष्यों से आपका परिचय कराऊंगा और बताऊंगा कैसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों की लाशों पे खड़ा है या लाल बलुआ पत्थर से बनी देश की सबसे ऊंची इमारत। तो सबसे पहले यहाँ की टिकट की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर टिकट आप ऑनलाइन क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने पेटीएम या फोन पे वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल फोन से बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारे काउंटर बने हैं। यहाँ पर आपको टिकट के लिए लाइन लगानी होगी जिसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ से टोकन दिया जाएगा। टोकन लेने के बाद आप चलेंगे कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार की ओर। प्रवेश द्वार में अगर भीड़ है, अगर आप वीकेंड के दिन जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको भीड़ भाड़ मिल सकती है। उस दौरान आपको अपनी लाइन में लगे रहना है और अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी है। आपकी जैसे ही बारी आएगी, अगर आपके पास टोकन है या फिर आपके पास मोबाइल फोन से क्यूआर कोड है जो कि आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा या फिर उसकी साइट पे आ जाएगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। उस डाउनलोड टिकट को आप यहाँ पर स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, और अगर आपके पास टोकन है तो आप टोकन को ठीक वैसे जैसे दिल्ली मेट्रो के गेट पर लगाया जाता है वैसे ही लगा के आप यहाँ से इन करेंगे। यहाँ से इन करने के बाद आपके सामने मुगल बगीचा, मुगल मस्जिद और मुगल सराय जो आपके दाहिनी ओर दिखेगा। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी दाहिनी ओर जा सकते हैं। ये एक ऐसा हेरिटेज है जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से और विदेशों से भी सैलानी इसे देखने आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला स्टेप हमारा क्या है। यहाँ पर जैसे आप पहले गेट से प्रवेश करेंगे आपको आपकी मंजिल दूर से दिखेगी, मतलब कुतुब मीनार को आप दूर से यहाँ से दीदार कर पाएंगे। और यही वो जगह है जहाँ कुछ लोग सेल्फी लेते हैं। आपने वो सेल्फी कुछ देखी होगी जो कुतुब मीनार को हाथ में लेके ऐसे फोटो लेते हैं। यहाँ पर लगी शिला पट्टिकाओं पर लिखा हुआ है, लालकोट दिल्ली के 7 पौराणिक शहरों में से पहला शहर था जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल तोमर द्वारा किया गया था। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी इन शिला पट्टिकाओं पर दी गई है जिन्हें आप पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए यहाँ पर एक अलग से बोर्ड लगाया गया है जिसमें हर एक चीज को उकेरा गया है जिसे वो छूकर यहाँ के मैप और रास्तों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये है यहाँ का सेल्फी पॉइंट नंबर 1। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कई सारे सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर है जहाँ पर आप अच्छी अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये दिल्ली का मोस्ट विजिटिंग प्लेस है, तो यहाँ पर यात्री बहुत भारी संख्या में आते हैं, इसलिए यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ पर ठंडे पानी की सुविधा की हुई है। अगर दिव्यांगजन जो है उनके लिए भी एक अलग से पानी का केबिन बना हुआ है जहाँ पर वो पानी पी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की ओर क्या है। तो ये खूबसूरत सा दरवाजा, और यहाँ से हम प्रवेश करते हुए जाएंगे। यहाँ पर आपको आगे सबसे पहले मिलेगा जो आपके राइट साइड में है वो है शौचालय। तो अगर आप शौचालय का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने दाहिनी ओर जाएंगे। ये कब्रें संभवतः किसी शाही परिवार की होंगी, तभी इन्हें यहाँ पर दफन किया गया है। ये कब्रें एक सुंदर से पार्क में है, एक सुंदर से बगीचे में दफनाई गई हैं, और इन कब्रों के बीच से होते हुए जब आप जाएंगे तो आपको एक आधा अधूरा आर्किटेक्ट दिखेगा। ये आर्किटेक्ट बहुत ही बेहतरीन बनने वाला था, लेकिन बनते बनते रह गया। इसके पीछे का क्या कहानी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए जानते हैं। आज ये इन चैनों की गिरफ्त में है, चारों तरफ से कटीली चैन लगा दी गई है, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब ये बुलंदियों को छूने के लिए तैयार हो रही थी। ये कटीली चैनें उस समय नहीं हुआ करती थी। तो ऐसा क्या हो गया कि इस मीनार को बुलंदी तक पहुंचाने वालों ने इसे रोक दिया। इसे कहा जाता है अलाई मीनार या अधूरी मीनार। अलाई मीनार के नाम से जानी जाती है। इसके निर्माण की शुरुआत महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी ने की थी।
इसका इरादा इसे योजना एवं ऊंचाई में कुतुब मीनार से दोगुने विशाल आकार की बनाने का था, किंतु जब निर्माण कार्य प्रगति पर था तभी उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वह उसकी पहली मंजिल भी पूरी कर नहीं सका और फिर उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। इस मीनार के चारों ओर सुंदर सुंदर हरियाली वाले बगीचे बने हैं और उसमें खूबसूरत से पौधे भी लगाए गए हैं। ये मीनार कुतुब मीनार से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर बनाई जा रही थी और अगर ये इमारत बनकर तैयार हो जाती तो कुतुब मीनार की वो उपलब्धि शायद समाप्त हो जाती जो आज भी है। कुतुब मीनार आज भी विश्व की सबसे ऊंची लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारत है। इसके सामने जब आप देखेंगे तो आपको खंडहर नुमा कुछ दृश्य दिखेगा। कुछ दीवारें जो टूटी फूटी हैं, कुछ कब्रें जो पड़ी हुई हैं और जिन पर कुछ काइयां भी अब जमना शुरू हो गई है। तो आखिर इस परिसर में इतनी सारी कब्रें कहां से आईं और इतनी सारी कब्रों को किसने बनवाया? और इसी परिसर में आपको एक छोटी सी मस्जिद दिखेगी जिसे बनवाने के पीछे का क्या कारण था। और ये सब देखते हुए आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हर जगह एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है खिलजी द्वारा परिवर्तित। मतलब जब खिलजी यहाँ पर आया था तो कई सारी चीजों को उसने तोड़ फोड़ के अपने हिसाब से उसने परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर है कब्रिस्तान जिसकी वजह से इतनी सारी कब्रें आप देख पा रहे हैं। हालांकि अब इसे यूज नहीं किया जाता है लेकिन ये अभी भी आप इसको देख पाएंगे। और ये छोटी सी जो मस्जिद है इसके ठीक राइट साइड आप जब देखेंगे दाहिनी ओर तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा बगीचा बना हुआ है और जिसमें सुंदर सुंदर पौधे लगाए गए हैं। वैसे तो इन पार्कों में पौधों की संख्या कम है लेकिन जो भी हैं बहुत खूबसूरत और यूनिक से दिखने वाले ये पौधे आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और अब हम जो देखने चल रहे हैं वो है इल्तुतमिश का मकबरा। उसके पीछे का इतिहास बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर हर जगह आपको एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पर लिखा हुआ है खिलजी द्वारा परिवर्धन। खंडहर में बदलती ये जगह कभी न कभी तो आबाद रही होगी। जो आज देखने में खंडहर जैसा लगता है कभी न कभी ये देखने में मनमोहक और आकर्षक जरूर लगती होगी। यहाँ पर नीचे की ओर लाइटें लगी हैं जो शाम के वक्त जलाई जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी रोशनी होती होगी। लाल बलुआ पत्थरों पर ये डिज़ाइन और उर्दू और फारसी के कुछ शब्द लिखे हुए ये दीवार है इल्तुतमिश के मकबरे की। जो प्रवेश द्वार पर आप ये डिज़ाइन देख पा रहे हैं इस मकबरे के अंदर इल्तुतमिश की कब्र है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या है और ये इल्तुतमिश की कब्र क्यों बनाई गई और किस मार्बल से ये कब्र बनाई गई है। सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे और यह मकबरा उन्होंने स्वयं के जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्तान गढ़ी यानी सुल्तान गारी के निर्माण के 5 साल बाद सन 1235 में बनवाया था। मकबरे का मुख्य कक्ष लगभग 9 वर्ग मीटर है। इसके मध्य में संगमरमर से बनी कब्र स्थित है। बगली डाटों एवं मेहराबों द्वारा स्थल विन्यास के वर्ग पर वृत्त को आच्छादित कर अर्थ गुंबदों का निर्माण स्वदेशी तोड़ेदार तरीके से किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसका मूल गुंबद गिर गया और फिरोज शाह तुगलक ने इस पर दूसरा गुंबद बनवाया लेकिन वह भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। कक्ष की भीतरी पश्चिमी दीवार में 3 मेहराब बनाई गई है जिनमें से बीच वाली मेहराब अपेक्षाकृत ऊंची है तथा संगमरमर कुरान की आयतों से अलंकृत है। इसका उपयोग इबादत के लिए किया जाता है। वो बात अलग है कि यहाँ आने वाले यात्री यहाँ पर सेल्फी लेना नहीं भूलते। प्रवेश द्वारों के अंदर की ओर सार सैनी परंपरा के अनुरूप कूफी तथा नस्क शैलियों वाली अरबी लिखावट ज्यामिति अभिप्रायों एवं बेल बूटों से सजाया गया है जबकि बाहर से यह मकबरा बिल्कुल सादा है। और अभी तक अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि कुतुब मीनार के बारे में क्यों नहीं बताया गया तो मैं बता दूं आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है लेकिन एक वीडियो में सब कुछ समेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने निश्चय किया है
कि पहले कुतुब मीनार के चारों तरफ जो जो चीजें हैं उनको आपको दिखाना बहुत आवश्यक है। ये चीजें देखना और जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद मध्य में चलेंगे हम, जहाँ पर कुतुब मीनार है। तो अभी यहाँ से दूसरी ओर जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पे एक मदरसा है, जिसे कुछ लोग मानते हैं कि वो पुराने समय में मदरसा नहीं था। यहाँ पर खिलजी द्वारा जब इसको परिवर्तित किया गया तो इसको तोड़कर मदरसे का नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर एक गुंबद है उसको जल्दी जल्दी में बनाया गया है, जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मदरसा नहीं रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड लगे हैं उसमें लिखा हुआ है खिलजी का मदरसा। मतलब इस मदरसे का निर्माण खिलजी ने करवाया था। जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते थे वो यहीं पर रह के पढ़ा करते थे। और ये है कुतुब मीनार के परिसर का सेल्फी पॉइंट नंबर 4। यहाँ से भी बहुत सारे लोग सेल्फी लेते हैं और यहाँ से सेल्फी बहुत खूबसूरत आती है। ये है सेल्फी पॉइंट्स। ऐसे छोटे छोटे सेल्फी पॉइंट यहाँ पर हैं, जिसे आपको खुद तलाशना पड़ेगा। यहाँ पर छोटे छोटे कुछ कमरे बनाए गए हैं। संभवतः यहाँ पर जो विद्यार्थी आते होंगे उनके पढ़ने के लिए बनाया गया होगा, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर जो अध्यापक पढ़ा रहे होंगे उनके ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था की गई होगी। अगर ये मदरसा रहा होगा तो। अगर ये कुछ और रहा होगा तो संभवतः किसी और चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कमरों के पीछे खुला एरिया है, वहां से आप सीधे प्रवेश भी कर सकते हैं। लेकिन इन छोटे छोटे कमरों को देखकर आप जरूर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस परिसर में ये सारी चीजें किस तरीके से बनाई गई होंगी। इस जगह से होते हुए जब थोड़ा आप आगे गुजरेंगे तो आपको दिखेंगे खंडहर। खंडहर ये अब हो चुके हैं, धीरे धीरे अब ये खंडहर का रूप ले रहे हैं, लेकिन उन दिनों जरूर ये अपने आप में कुछ नायाब इमारतें रही होंगी। यहाँ पर 3 कमरों का एक एरिया है, जहाँ पर 3 कमरे बने हुए हैं और तीनों कमरे उन दिनों निश्चय ही अंदर से कनेक्ट हुए होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। लेकिन अभी कुछ कमरों को सेपरेट कर दिया गया है। और इन्हीं कमरों की बगल से जो रास्ता है, इस रास्ते से जब आप होते हुए जाएंगे तो यहाँ पर एक गेट दिखाई देगा जो अभी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर छोटी सी सीढ़ी लगी हुई है। संभवतः इस सीढ़ी पे चढ़कर लोग ऊपर जाते होंगे। अभी इस सीढ़ी को यूज में नहीं लिया जाता और ये बंद कर दी गई है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ के कमरों के बारे में। तो यहाँ का जो मध्य वाला कमरा है, बीच का कमरा है, इस बीच के कमरे में एक कब्र है। इस खंडहर के बीचों बीच जो कब्र आप देख पा रहे हैं ये खिलजी की है, जिसने यहाँ पर तोड़ फोड़ मचाई और कई सारे चीजों को परिवर्तित करने की कोशिश की है। तो यहाँ से कनेक्ट है एक दूसरा कमरा, जहाँ पर जाने के लिए आप आसानी से जा सकते हैं। संभवतः उस दूसरे कमरे में भी किसी न किसी की कब्र रही होगी जो अभी नहीं है। दूसरे कमरे से जब आप बाहर की ओर जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ का मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस कुतुब मीनार। खंडहर में तब्दील हो चुका ये मकबरा अलाउद्दीन खिलजी के नाम से है। कुतुब मीनार के चारों तरफ बड़े बड़े टावर पर लाइट लगाई गई हैं। इन लाइटों का काम होता है कि शाम को कुतुब मीनार पर सीधे प्रकाश डालती है, जिससे कुतुब मीनार प्रकाशमय हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ, धीरे धीरे बढ़ते हैं। वैसे तो जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं ये है शाही दरवाजा। इसी दरवाजे से लोग आते जाते थे, लेकिन हम चलेंगे दूसरे रास्ते से। तो चलिए चलकर देखते हैं, कुतुब मीनार के इतिहास को दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कुतुब मीनार में क्या कुछ परिवर्तन किया गया, कैसे कुछ लोग इसे विष्णु स्तंभ के नाम से बुलाया करते थे, कैसे लोग कहते थे कि इसको 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था और ये कुतुब मीनार नहीं, ये था विष्णु स्तंभ। विश्व की सबसे ऊंची लाल बलुआ पत्थर से बनी ये इमारत आज भी अपनी सबसे ऊंची इमारतों की उपलब्धि दर्ज कराती है। हालांकि भारत में और भी इमारतें बनी हैं जो इससे ऊंची हैं, जैसे पंजाब के मोहाली में फतेह बुर्ज, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो लाल बलुआ पत्थर से नहीं बनी है। यहाँ पर एक लकड़ी का ओवरब्रिज बना है जिससे होकर आपको जाना पड़ेगा। चारों तरफ जो एक चौड़ी सी नालियां बनी है, संभवतः यहाँ पर पानी बहता होगा। ये हो सकता है कि यह सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया हो या फिर यहाँ के तापमान को कंट्रोल करने के लिए पानी भरा गया हो। यह है कुतुब मीनार का मेन परिसर, जो यहाँ की मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है। यहाँ पर कई डिजाइनदार आपको पत्थर देखने को मिलेंगे जो हिंदू सांस्कृतिक से
संबंध रखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो चारों तरफ से एक दरबान बना हुआ है, यहाँ पर बने पिलर्स बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के बनाए गए हैं और इन पिलर्स पर कोई भी सीमेंट का काम नहीं हुआ है। यहाँ की छतों का जब आप देखेंगे, यहाँ की छतें कोई सीमेंटेड नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाई गई हैं। दूसरा, जब आप आगे बढ़ेंगे एक और दरबार आपको मिलेगा जो पिलर्स के बीच में पत्थर को रख के जोड़ा गया है। ये एक पत्थर है जिस पत्थर को काट काट के डिजाइन बनाया गया है और उन्हीं पत्थरों को एक साथ खड़ा किया गया है। ये पत्थर आपको बहुत ही खूबसूरत लगेंगे देखने में और साथ ही साथ ये मुझे जो पर्सनल मेरा लगा कि ये कोई इस्लामिक आर्किटेक्ट मुझे नहीं लगा। कुतुब मीनार पर जो फारसी और उर्दू शब्द में लिखा है वो देखकर कई इस्लामिक स्कॉलरों का मानना है कि उसमें ग्रामेटिकल एरर है। अगर ये इस्लामिक आर्किटेक्ट है तो इसमें ऐसा कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ था या कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अलाई दरवाजा। यह कुबतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी द्वारा किए गए इस मस्जिद के विस्तार का एक भाग है। मूलतः कुबतुल इस्लाम मस्जिद का कुतुबुद्दीन ऐबक 1992 से 1210 ईस्वी ने उत्तर दक्षिण की ओर इसका विस्तार करवाया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका और अधिक विस्तार न सिर्फ उत्तर दक्षिण की ओर वरन पूर्व की ओर भी करवाया, जिसमें स्तंभ युक्त बरामदा एवं अलाई दरवाजों की तरह 4 प्रवेश द्वार थे। ये सभी प्रवेश द्वार एक दक्षिणी अलाई दरवाजे को छोड़कर गिर चुके हैं। अलाई दरवाजा एक शानदार चौकोर गुंबदाकार इमारत है जिसमें संगमरमर और लाल पत्थर पर बारीक नक्काशी की गई है। खलजी स्थापत्य कला शलजुक स्थापत्य कला से प्रभावित रही। शलजुक स्थापत्य कला का कार्यकाल 1038 से 1197 ईस्वी तक रहा। अतएव इस इमारत में भी शलजुक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इन लक्षणों में कमल के फूल और कलियां, घोड़े की नाल के आकार के मेहराब, बगली डांटे और मेहराबों के नीचे कमल कड़ी के छब्बे कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। भारत में शलजुक स्थापत्य शैली मध्य एवं पश्चिमी एशिया से आए कलाकारों एवं कारीगरों के द्वारा प्रभावित हुई, जो मंगोलों के हमलों से डरकर भारत भागकर आए, जहां उन्हें सुरक्षा एवं मनपसंद रोजगार भी मिला और जिन्होंने कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजों जैसी शानदार इमारतें बनाई, जो इस्लामी वास्तुकला की बहुमूल्य देन है। अलाई दरवाजे के पश्चिमी गेट से जैसे ही आप बाहर की ओर आएंगे आपको एक मकबरा दिखेगा और ये मकबरा है इमाम जासिन का मकबरा। पहले इस मकबरे की खूबसूरती आपको दिखाता हूँ और उसके बाद इसके इतिहास की बात करता हूँ। ये जो आप लाल बलुआ पत्थर से बनी जालियों को देख पा रहे हैं, इन जालियों में आप देखेंगे इन जालियों का 2 आकार है और दोनों आकार बिल्कुल सेम है। ये जाली बनी है एक पत्थर से, एक शिला पट्टिका थी जिसको काट काट के इसको बनाया गया है। और इस जाली की खासियत ये है, इस जाली में जब आप बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत कम दिखेगा या हो सकता है आपको अंदर की चीज ना दिखे, लेकिन जब आप अंदर से देखेंगे बाहर की ओर तो बाहर का आपको पूरा व्यू दिखेगा। तो ये इस जाली की खासियत है। अब चलिए इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। इमाम जासिन का मकबरा 944 हिजरी सन 1537 से 1538 ईस्वी। यह संत इमाम मोहम्मद अली का मकबरा है जो कि इमाम जासिन के नाम से मशहूर थे। वह तुर्किस्तान के मूल निवासी थे एवं सिकंदर लोदी के शासनकाल में 1418 से 1517 ईस्वी में कुबतुल इस्लाम मस्जिद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने हेतु भारत आए। एक अभिलेख के अनुसार 944 हिजरी अर्थात 1537 से 1538 ईस्वी में उन्होंने अपना स्वयं मकबरा बनवाया एवं उसके 1 वर्ष पश्चात ही उनका निधन हो गया। मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में इस मकबरे का निर्माण हुआ। यद्यपि इस इमारत का निर्माण प्रारंभिक मुगल काल में किया गया, तथापि इस इमारत में लोदी शैली की सभी प्रमुख विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। योजना में 24 फुट वर्गाकार मकबरे का ऊपरी भाग अष्टकोणीय ड्रम के आकार का है एवं जिसके ऊपर इसका गुंबद आधारित है। ड्रम का बाहरी भाग कंगूरों की 2 पंक्तियों से अलंकृत है।
एवं छज्जे का फलकनुमा भाग संगमरमर से बना है। मकबरे का ऊपरी भाग 12 चौकोर अर्ध स्तंभों पर आधारित है। इनके मध्य में लाल पत्थर की जालियां लगी हैं। मकबरे के पश्चिमी भाग के मध्य में इबादत के लिए मेहराब एवं दक्षिणी भाग में एक प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के ऊपर नस्क शैली से उत्कीर्ण अभिलेख से इसका इतिहास ज्ञात होता है। बलुआ पत्थर से निर्मित इस मकबरे के गुंबद में बाहर की ओर फैली हुई शिराएं एवं आकर्षक संरचना है। पूर्ण रूपेण बलुआ पत्थर से निर्मित यह गुंबद मूलतः महान गजकारी के काम से ढका था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो ये था इमाम जासिन के मकबरे का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो देखते देखते कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और अब हम चल रहे हैं देखने सूर्य घड़ी, सन वॉच, एक ऐसी घड़ी जो सूर्य की रोशनी से चलती है। उस जमाने में समय देखने के लिए इसी घड़ी का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। इसे सैंडरसन की सूर्य घड़ी भी कहा जाता है। यह सूर्य घड़ी सैंडरसन की स्मृति में स्थापित की गई थी, जो कि पुरातत्व विभाग में अधीक्षक थे। उन्होंने कुतुब परिसर में उत्खनन कार्य किया और इसमें अवस्थित स्मारकों के संरक्षण एवं मरम्मत कार्य में वह संलग्न रहे। इस सूर्य घड़ी पर लैटिन भाषा में प्रेरक पंक्ति अंकित है, जिसका अर्थ है परछाई लुप्त हो जाती है, प्रकाश मौजूद रहता है। इसमें देखिए 1 घंटा लेट है। सारे चीज तो यहाँ होना चाहिए ना, 1 घंटा लेट है। जैसे शाम होगी तो और लेट हो जाएगा। मॉर्निंग में सूरज इधर होगा तो इसकी छाया इधर पड़ेगी। इधर 12 बजे तक राइट टाइम देता है। ये इसे जहाँ सेटिंग था वो वहाँ से हटा के दूसरी जगह किया गया। इस वजह से सर ये आकाश की बिजली मार देती है। ये आकाश की बिजली मारी, ये टूट गया था। अच्छा। फिर से बनाया गया। पहले जो बनाया था वो सही बनाया था जी। तो सारा टाइम सही बताता था। टाइम नहीं, छोटे बच्चों यहाँ से होते हुए अब हम चल रहे हैं उस जगह जिस जगह का इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हैं। हम चल रहे हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पास। यहाँ पर कुछ बोर्ड लगे हुए जहाँ पर आपको घूमने की जगह बताई गई है कि यहाँ इस परिसर में ये चीजें घूमने की है। यहाँ जब आप दरवाजे से प्रवेश कर रहे होंगे तो यहीं पर बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद अर्थात इस्लाम की शक्ति मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध यह इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है। इसके मध्य स्थित आयताकार सहन के चारों ओर दालान बने हैं, जिनमें प्रयुक्त खंभे तथा दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। इस मस्जिद का निर्माण मामलुक वंशी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 से 1197 के बीच करवाया। मुख्य इमारत के सामने 5 विशाल मेहराबों की पंक्ति बाद में लगाई गई ताकि इसमें इस्लामी वास्तुकला की विशेषता दृष्टिगोचर हो। इस मेहराबों पर अंकित धार्मिक लेख ज्यामितिक एवं अरबी ढंग का अलंकरण है, पर इनकी गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट है। कालांतर में शमसुद्दीन इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने मस्जिद का परिवर्धन किया। इनके कालों में बने मस्जिद के पूर्व भागों पर अंकित ज्यामितीय अलंकरण का विशुद्ध इस्लामी प्रभाव है। तो ये यहाँ पर लगे बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है। ये तो आपने वो सुना जो यहाँ की शिला पट्टिका पर लिखा हुआ था, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही मैंने क्या देखा और मैंने क्या महसूस किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये छत जो आप देख पा रहे हैं, ऐसा किस इस्लामिक आर्किटेक्ट में आपने देखा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये जो चित्रकारी हुई है यहाँ पे, उल्टे कलश और कई जगह यहाँ पर गाय जो अपने बछड़े को दूध पिला रही है, उसका भी चित्र आप यहाँ पर बड़ी आसानी से देख पाएंगे। ये सारी चीजें आपको क्या लगता है कि आपने किस ऐसे इस्लामिक आर्किटेक्ट में और कहीं पर देखा हुआ है? यही नहीं, यहाँ पर कई देवी और देवताओं की मूर्ति है जिनको अभी नष्ट कर दिया है। तो ये वीडियो आपके आंख खोल देगा यहाँ पर किस तरीके से विध्वंस हुआ है हिंदू और जैन मंदिरों का। यहाँ पर कई जगह पिलर पर घंटियां बनी हुई हैं, जबकि घंटियां इस्लाम में शैतान की आवाज कही जाती है। उसके बाद भी यहाँ पर घंटियां क्यों लगी हैं अगर ये इस्लामिक आर्किटेक्ट है? और कई सारे ऐसे सवाल है जो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मन से पूछने को मजबूर हो जाएंगे।
यहाँ पर कई जगह आपको हिंदू देवी देवता मिलेंगे, कई जगह आप यहाँ पर नृत्य करते हुए मूर्तियां बनाई गई हैं और ऐसे कई सारी मूर्तियां, ऐसे कई सारे डिजाइन यहाँ पर उकेरे गए हैं जो आपने कहीं न कहीं हिंदू मंदिरों में देखे होंगे या फिर हमारे पुराने घरों में जब लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे तो उन दरवाजों पर ऐसी डिजाइन बनाई जाती थी। लेकिन मैंने आज तक किसी भी ऐसे इस्लामिक आर्किटेक्ट में नहीं देखा जहां पर इस तरीके से मूर्तियां बनाई गई हों। यहाँ पर तो साफ साफ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पिलर पे लगी घंटियां, देवी देवताओं की मूर्तियां जिनके चेहरे को कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मूर्तियों को बिगाड़ देने से आप सच्चाई को छुपा पाएंगे? तो जवाब है नहीं। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट गाइड आपको मिल जाएंगे जो आपको एक एक चीज अच्छे से समझाएंगे और आप देखकर अपनी आंखों पे खुद भरोसा नहीं कर पाओगे कि कैसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों के लाशों पर टिका है ये इस्लामिक आर्किटेक्ट। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में है कि इसको ऑफिशियली कब अनाउंस किया जाएगा कि ये कुतुब मीनार नहीं, ये विष्णु स्तंभ था। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था या फिर ये कोई मंदिर था जिसका विध्वंस करके उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है? यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपकी समझदारी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आप ये वीडियो देखिए और अपने आप से डिसाइड करिए कि ये क्या हो सकता है। ये तोड़ी गई मूर्तियाँ, मूर्तियों को बिगाड़ दिए गए चेहरे, घंटियाँ और कलश, ये सब कहाँ हो सकते हैं? क्या ये किसी ऐसे इस्लामिक आर्किटेक्ट में हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं और आपने देखा है तो कमेंट करके आप ये बताइए कि ऐसा आर्किटेक्ट किस इस्लामिक स्ट्रक्चर में है और वो कहाँ है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी भी धर्म, प्रांत या जाति के लोगों को आहत करना नहीं है। बस मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जो सच है वो आप तक पहुँचाया जा सके। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लौह स्तंभ पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है जिसे पूरा लेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्ष की विचित्र शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में पहचाना जाता है, विष्णुपद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद यह संकेत करता है कि इस स्तंभ के इस अंग पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। स्पष्ट है कि यह स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लाया गया है क्योंकि इस स्थल पर 4वीं शताब्दी के और कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। यह एक पक्की भारतीय परंपरा है कि इसे यहाँ तोमर राजा अनंगपाल लाया था, परंतु कहां से लाया गया था यह कोई नहीं जानता। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। तो अब इस परिसर से हम बाहर निकलते हैं और बाहर की ओर जाने पर यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी जगह हैं जिन्हें अगर आप देखना चाहें, विजिट करना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने वो भी जगह विजिट किया है, लेकिन अगर वो सारी जगहों को मैं इंक्लूड करके एक वीडियो बनाना शुरू करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों के लिए शायद बोरिंग लगने लगेगी। तो उन चीजों को मैं अभी लेफ्ट कर देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो बाद में उनको मैं दोबारा से ऐड कर दूंगा। बाहर से आए टूरिस्टों ने जब टूरिस्ट गाइड से यहाँ के इतिहास को सुना और जाना तो उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वो टूरिस्ट गाइड का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि वो इस कैंपस से बाहर भी आकर उससे घंटों बात करने लगे और ये जानने के लिए आतुर हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर ये बनाना पड़ गया। ऐसे कई सारे सवाल उनके मन को झकझोर रहे थे, जिसके जवाब पाने के लिए वो टूरिस्ट गाइड के पीछे पीछे जाने लगे। अंत में टूरिस्ट गाइड ने भी उनको समझाया और बताया कि क्यों और कैसे किया गया। और अब हम आ गए उसी जगह जहां से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, तो यहाँ सेल्फी लेना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, एक और सबसे जरूरी बात, जब भी आप यहाँ से एग्जिट कर रहे होंगे तब आपको अपना टोकन अपने पास रखना है, अगर आपने ऑफलाइन टिकट किया है तो। और अगर आपका टोकन खो जाता है
तो टोकन का जो रेट है उससे डबल रेट आपको देकर यहाँ से एग्जिट करना होगा। यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि अगर आपका टोकन खो जाता है तो आपको 100 रुपए शुल्क देना होगा और उसी तरीके से आपको एग्जिट करना होगा जिस तरीके से आप इन किए हुए हैं। यहाँ पे QR कोड स्कैन होगा और दरवाजा खुलेगा और फिर आप अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल जाएंगे। यहाँ पर बाहर निकलने पर आपको ऑटो रिक्शा, बस और कई सारे ऐसे साधन मिल जाएंगे जो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन या फिर जहां भी आप जाना चाहे वहां तक बड़ी आसानी से पहुंचाने में मदद मिल जाएगी आपको। अगर आप यहाँ पर कुछ खाना पीना भी चाहते हैं तो आपको यहाँ पर खाने पीने की भी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। यहाँ पर कई तरीके की बस चलती है, AC, नॉन AC, जो भी आप प्रेफर करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल के लिए यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा दी गई है, तो आप प्राइवेट व्हीकल को भी यहाँ पर ला सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर प्राइवेट ऑटो जो आप बुक करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन वीकेंड पे अगर आप आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, वीकेंड पे भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, थोड़ा सा आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना होगा। यहाँ से नॉन AC बसें भी चलती हैं और कई टूरिस्ट बसें भी यहाँ पर आती हैं। दिल्ली का मोस्ट विजिटिंग प्लेस होने की वजह से दूर दूर से सैलानी आते हैं और ये सब देख के आनंद उठाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ट्रेन लवर हैं, ट्रेन की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारा एक चैनल और चालू हो चुका है चलो ट्रेन के नाम से, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।